मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही, दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सबका अपना फेवरेट प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। जी हाँ, वही कार्यक्रम दोस्तों जिसमें हम आप सबसे दिव्यांग साथियों को रूबरू करवाते हैं, उनके जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को, कुछ ऐसी बातों को जो शायद हम कभी सोचते नहीं हैं, कल्पना नहीं करते हैं, उनको आप सबके सामने रखने का प्रयास करते हैं। और आमतौर पर सफलता की कहानियां बहुत सुनी सुनाई जाती हैं, लेकिन संघर्ष की बातें शायद नहीं हो पाती। तो संघर्ष कौन सा? जिंदगी जीने का संघर्ष, अपने जीवन साथी को ढूंढने का संघर्ष, और उसमें समाज और परिवार के साथ जो संघर्ष होता है वो एक अलग ही तरह का संघर्ष। इस सब के बीच में कैसे हमारे मेहमान सफलता प्राप्त करते हैं और अपनी जिंदगी को, चुनौतियों को अपनी ताकत बनाते हुए कैसे आगे बढ़ते हैं, बस यही जानने समझने का नाम है हमराही। तो स्वागत कीजिए। आज हमारे साथ राजस्थान की राजधानी यानी गुलाबी नगरी जयपुर से जुड़ रहे हैं ननीता मैम और पीयूष जी। तो ननीता जी और पीयूष जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें आज इनवाइट किया और ये मौका दिया आपके साथ बात करने का। रेडियो मधुबन और आपके हमराही प्रोग्राम की हम लोग अक्सर तारीफ करते हैं कि यही एक अकेला प्रोग्राम है जो हम लोगों के लिए बना है, हमारे जैसे दोस्तों की स्टोरी सुनने के लिए बना है। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मौका दिया, आज हम आपके साथ अपनी स्टोरी भी कुछ बात कर सकें। क्या बात है पीयूष भाई, थैंक यू सो मच। आपने पूरे कार्यक्रम की एक तरह से रूपरेखा अपनी इस बातचीत में प्रस्तुत कर दी। जबरदस्त, बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है आप दोनों को। हम चाहेंगे ननीता जी हम कार्यक्रम में आगे बढ़ें, पहले आप हमारे श्रोताओं को जरा अपने बारे में बताएं कि आपको कौन सी परेशानी है शारीरिक रूप से, और वर्तमान में आप क्या कर रही हैं, आपका एजुकेशन अभी तक का क्या रहा है, और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड। जी ननीता जी। जी बिल्कुल। संदीप जी, मधुबन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा नमस्ते जी। गीता अग्रवाल, आई एम फ्रॉम जयपुर। और सर, मेरी एजुकेशन फाइनल 2006 में हो चुका था जी। उसके एमकॉम थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, प्रीवियस के बाद फाइनल नहीं हो पाया। ओके। और बेसिकली उसके बीच में काफी टाइम हो गया। इस बीच तो बस ट्रीटमेंट में लगे रही थी, नॉलेज भी नहीं थी, ना अवेयरनेस थी, ना मुझे पता था, ना पेरेंट्स को पता था। एज ए विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी कुछ आगे है ग्रोथ हमारे लिए। और मेरी फैमिली में मम्मी पापा है, भैया भाभी है और एक भतीजी है मेरे। मैं प्रॉपर जयपुर से बिलोंग करती हूँ सर जी। गुड जी। 2000 कंप्यूटर विथ स्क्रीन रीडर थी, आगे जॉब कंटिन्यू किया था। जॉब 2017 हमारी शादी हुई थी जी। और उसके बाद जॉब ड्रॉप किया हुआ है। अभी मैं घर पे ही हूँ, एज ए होम मेकर आई एम वर्किंग। बहुत खूब। तो ननीता जी, आपने बताया कि 2007 में आपकी आंखों की रोशनी चली गई, तो क्या रीजन रहा उसका? सर, मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आरपी की प्रॉब्लम है। ओके। बट तब तक इतनी डायग्नोज नहीं थी, मुझे भी एक्चुअली में पता नहीं था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। 7 के बाद ट्रीटमेंट में धीरे धीरे डॉक्टर्स ने क्लियर किया कि आरपी की प्रॉब्लम है। और उस वक्त विजन था, लेकिन काफी लो होते होते धीरे धीरे डे बाय डे कम हो गया सर। और तो 2015 में तो मैंने एज अ ब्लाइंड ही कंप्यूटर ट्रेनिंग ली।
और उसके बाद कहाँ से सीखा आपने ननीता जी कंप्यूटर? मैंने जयपुर में ही RNK करके राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ जी। के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से मैंने 2015 में कंप्यूटर ट्रेनिंग ली थी सब। नहीं ननीता जी, आपकी वॉइस कभी स्लो हो रही है और कभी ठीक आ रही है, तो वो शायद मोबाइल प्रॉपरली नहीं आ पा रहा है। तो ननीता जी, आजकल आप वापस जॉब ज्वाइन करने वाली हैं, राइट? जी सर, कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं। ओके। कभी गवर्नमेंट जॉब की कोशिश नहीं की आपने? हाँ सर, 1-2 बार ट्राई किया था, बट 15 में कंप्यूटर ट्रेनिंग की, उसके बाद ट्राई किया, वो 16 में जॉब में आने के बाद, प्राइवेट जॉब ज्वाइन करने के बाद इतना टाइम ही नहीं रहा, जॉब में इन्वॉल्व हो गए, 17 में शादी हो गई। क्या बात। तो मतलब हम ये मान करके चले कि कंप्यूटर ट्रेनिंग करने के दौरान ही पीयूष जी से मुलाकात हुई आपकी? जी सर, मेरी उसी दौरान। चलिए, हमारा अनुमान ठीक निकला, लेकिन वो आगे आपसे हम जानेंगे। बहरहाल इनवाइट करते हैं पीयूष जी को। तो पीयूष भाई, आप भी हमारे सुनने वालों को अपने बारे में प्लीज बताएं। जी संदीप जी, जी। मेरा नाम पीयूष परडिया है, मैं जयपुर से हूँ। मैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। क्या बात। डिपार्टमेंट में CSR का कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा डिपार्टमेंट है। तो रेगुलर नए लोगों से और नए इंस्टीट्यूशन से, NGO से मिलने का मेरा काम रहता है। और इस कंपनी में मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, 20 सालों से, क्या बात है। ये मेरी एक्चुअली कॉलेज के बाद फर्स्ट ही मेरी जॉब है। उस टाइम मैं साइटेड था, मेरी रोशनी नजर थी। 2011 में आई साइट में प्रॉब्लम हुई, मुझे रेटिना मेरे डिटैच हो गए और फिर वो इतने फ्रेजाइल हो गए कि उनमें रोशनी बन ही नहीं पाई। तो इसको कहते क्या है, जो आपको आंखों की जो परेशानी है, इसका नाम क्या है मेडिकल लैंग्वेज? एक्चुअली ये मेरे हाई मायोपिया था। अच्छा, हाई मायोपिया, ओके। रेटिना बहुत पतला होता है, धीरे धीरे एज के साथ पतला होता जाता है। तो वैसे आई साइट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एक हल्का चश्मा था जो नजर का। और 2011 में मैं दुबई को आया हुआ था घूमने के लिए जी। वहाँ अचानक थोड़ा लगा कि कुछ आँख के बीच में से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, साइड से दिखाई दे रहा है जी। तो वहाँ भी नहीं आया, 2-3 दिन वहाँ थे। मैंने कहा जयपुर जाके हम लोग वापस ट्रीटमेंट लेंगे। तो जैसे ही दुबई से वापस जयपुर आए, डॉक्टर के पास गए यहाँ, तो यहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि आपका रेटिना में होल हो गया है, रेटिना डैमेज है। तो फिर डॉक्टर्स ने यहाँ कहा कि इसका बेस्ट इलाज यहाँ जयपुर में नहीं है, आप चेन्नई या अहमदाबाद कहीं जाएं। तो हम लोगों ने चेन्नई में शंकर नेत्रालय हम लोग नेक्स्ट डे ही चले गए थे और वहाँ 2-3 बार उन लोगों ने ऑपरेट किया। फर्स्ट टाइम किया, रोशनी नहीं आई, फिर 1 महीने बाद दोबारा किया ऑपरेट, फिर भी नहीं हुआ। तीसरी बार में भी वो रेटिना तो अटैच हो गया, पर वो इतना फ्रेजाइल हो गया, मतलब कमज़ोर हो गया कि उनमें फिर रोशनी नहीं बन पाई। तो यही स्टोरी है कि AU में रहते हुए ही ये प्रॉब्लम हुई और उसके बाद फिर यही वापस अपने आप को संभाल के आपके साथ जुड़ गए। और मैं तो मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा ही हुआ मेरे साथ कि ये हुआ, तो मैं आप लोगों से मिल सका, ननीता से मिल सका और बाकी लोगों से मिल सका। क्या बात है। और कहीं ना कहीं इतने सारे NGOs की जो हेल्प की है आपने, उनके जो काम आए हैं, आप CSR के तहत आप जॉब कर रहे हैं, तो ये भी एक कहानी है, मतलब कहीं ना कहीं। जी, कुछ कह रहे थे आप? एक्चुअली इससे पहले, ब्लाइंड होने से पहले मैं सेल्स में था। आई वॉज वर्किंग एज ए सेल्स मैनेजर जयपुर। जी जी जी। और CSR का तो नामो निशान भी नहीं था और सोशल सेक्टर के बारे में जानते भी नहीं थे उस टाइम। जी जी जी। तो अब ये जब ब्लाइंड हो गए तो अब ऐसा लगा कि फील्ड मूवमेंट वगैरह कम होगा, तो कोई बैकएंड का काम या जो ऑफिस से या कंप्यूटर से काम स्टार्ट हो सके वो करते हैं। तो ये भी आप सही कह रहे हैं, कोइंसिडेंट था कि मुझे वापस ये CSR ब्लाइंडनेस के कारण ही मिल पाया कि मैं इस फील्ड में आ सका। और मेरी जानकारी जहाँ तक है पीयूष भाई, बाकी तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट में और काम करते हुए आपने बहुत सारे NGOs की हेल्प की है और बहुत अच्छी खासी हेल्प की है। इसमें भी एक स्टोरी है, अगर आप। जी जरूर 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 जरूर। जैसे ये जब ये ब्लाइंडनेस की मुझे प्रॉब्लम हुई तो लगभग
1.25 साल मैं घर पे ही था और थोड़ा डिस्टर्ब सा रहता था जी कुछ दोस्तों ने और फैमिली ने मोटिवेट किया कि यार ऐसे नहीं होगा, ब्लाइंड लोग भी भाई काम तो करते हैं, जिंदगी जीते हैं, तुम ऐसे निराश होकर क्यों बैठे हो। बिल्कुल। तब तक शायद हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं ब्लाइंड हो गया हूँ। जी जी जी। और फिर जब एक्सेप्ट कर लिया तो हम लोगों ने आसपास में देखा भाई कौन हमारे फैमिली में या कोई रिलेशन में कोई ऐसे नहीं थे जिनकी नज़र ना हो। जी। फिर ऐसा ध्यान आया कि कोई एक दूर के कोई रिश्तेदार हैं, उनके घर के आसपास हम जाते थे, जी। वो देखते थे। मेरे फादर ने कहा कोई ब्लाइंड थे और देखा था किसी को। अच्छा। हम उनके पास पहुंचे, उन्होंने हमें रेफर किया कि राजस्थान नेत्र कल्याण संघ है, जी। वहाँ जाके मिलिए। जी। तो हम लोग वहाँ गए, उन लोगों ने मुझे बताया, वहाँ मैं पूरा सब समझा कि क्या करते हैं। उन्होंने कहा आप कंप्यूटर सीखो क्योंकि आप जॉब में थे और पहले आपको नॉलेज है। जी। पर वहाँ मैं एडमिशन नहीं ले सकता था क्योंकि मैं जयपुर लोकल का ही था। वो बोले कि आपको दिल्ली आना जाना पड़ेगा। तो उस टाइम तो मैं घबरा गया, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था कि दिल्ली आऊंगा जाऊंगा कैसे भाई। बात है, वो थोड़ा सा बड़ा मुश्किल दौर होता है मुझे। वक्त तो यही लगता था कि दिल्ली आना जाना तो बहुत मुश्किल काम है, मैं तो घर में ही रह रहा था। और आज के दिन मैं आपसे याद भी करना चाहूंगा, आप भी जानते होंगे एक बहुत हमारे अच्छे मित्र थे, आपके तो हैं शायद, थे जी। हाँ, ललित जी से बहुत अच्छा परिचय रहा। बस इस कोरोना ने जिन लोगों को छीना है उनमें से वो भी एक है। वो बहुत बड़ा लॉस है शायद मेरे लिए भी। जी। और क्योंकि वो एक बहुत ही मेरे वेल विशर थे, शुभ चिंतक थे। तो जैसे ही उन्हें खबर लगी कि कोई रिसेंटली ब्लाइंड हुआ है तो वो और उनकी श्रीमती जी हमारे घर आए जी। और उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारे साथ क्या हुआ, प्रॉब्लम समझी। फिर मैंने कहा कि अब क्या करना है, तो उन्होंने मुझे रेफर किया कि AIC भी जाओ, आप वहाँ रह के ट्रेनिंग ले लो। तो फिर मैं 1 महीने के लिए दिल्ली गया था AIC भी, वहाँ हॉस्टल में रह के कुछ जॉब्स के थ्रू कंप्यूटर वगैरह ऑपरेट करना थोड़ा प्रैक्टिस किया। और फिर आके मैंने AU में वापस ज्वाइन किया और कॉन्फिडेंस से कहा कि सर अब मैं काम कर सकता हूँ। क्या बात है, वाह जी। तो इसी बीच में फिर मैंने जब मैं कुछ वापस बैकएंड में काम करने लगा तो मैंने उस टाइम, आपको ध्यान होगा 2013-14 में ही CSR का लॉ आया था। जी 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 बिल्कुल, इसी समय था। मैं बैक ऑफिस ऑपरेशंस में था, तो मैंने हमारी CSR टीम को रेकमेंड किया कि भाई ब्लाइंड लोगों का एक स्कूल है, हॉस्टल है, आप वहाँ काम क्यों नहीं करते, शुरुआत वहाँ से करें। मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो वो टीम को मैं लेके गया वहाँ CSR, और वहाँ CSR टीम को लेके गया तो वहाँ उन्होंने देखा और फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक गर्ल्स हॉस्टल को रिनोवेट किया वहाँ के। जी जी जी। और कुछ किचन वगैरह, मैस वगैरह जो थे उस पर काम किया। क्या बात। तो यहीं से शुरुआत हुई और यहीं से शायद CSR और NGO सेक्टर को लेकर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। पर हालांकि मैंने ज्वाइन उस वक्त नहीं किया था CSR को मूव किया था 2018 में। अच्छा, क्या तो एक और यहाँ जयपुर में ही ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है जो लुई ब्रेल शिक्षा दृष्टिहीन है। जी जी। वहाँ पर भी हमने हॉस्टल का और स्कूल का निर्माण करवाया ब्लाइंड बच्चों के लिए। बहुत खूब, बहुत दोनों में लगभग 1 करोड़ का हमने CSR फंड स्पेंड करवाया इन दोनों में मिला के। वाह, बहुत। और मुझे जहाँ तक ये भी ध्यान है पीयूष भाई कि आपके AU में सक्सेसफुली जॉब करने के बाद AU ने कुछ और ब्लाइंड साथियों को जॉब दी है, राइट? हाँ, वो भी ठीक बात है। और आप मतलब इसको समझे कि शायद इसी कारण से ननीता जी से भी मिलना हो पाया मेरा। क्या बात है, वाह, गजब। तो इसी पर आ जाते हैं, कैसे मिलना हुआ ननीता जी से आपका? मैं ही जवाब दूं? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, फिर ननीता जी को बुलाएंगे। एक्चुअली मैं जब वहाँ RNKS में जाता था इस चीजों, इन कार्यों को लेके और देखने के लिए, तो मैं वहाँ फिर रेगुलर जा रहा था। और फिर वहाँ मुझे वर्किंग कमेटी में भी वहाँ के जो कार्य समिति के सदस्यगण थे उन्होंने मुझे शामिल किया था। 1 या 2 बार मैं वहाँ जाता था, तो सब वहाँ स्टूडेंट से मिलता था, मैथ्स में जाता था, जहाँ काम चल रहा है वहाँ जाता था। वहीं पे ननीता जी उस वक्त ट्रेनिंग ले रही थी, तो वो हमारी बातचीत हुई हम लोगों ने कि जो मिला था कि क्या होता है, क्या करते हैं। तो बस ये है कि हमारी बातचीत फिर वहाँ से थोड़ी आगे बढ़ गई, हम लोग रेगुलर बात करने लगे। और पहली मुलाकात में नंबर लेना और ये सब हो गया था क्या?
वाला नहीं हुआ था एक्चुअली। तो शायद बस यही था कि मैंने एक नए ट्रेनी हैं और नए स्टूडेंट हैं और इनकी स्टोरी भी मेरी जैसे ही थी लगभग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं भी लेट ब्लाइंड था और ये भी लेट ब्लाइंड भी थे और ये 2007 में इनके प्रॉब्लम हो गई थी, पर इन्होंने थोड़ा घर में ही रहे थे। तो 2015 में जब इन्हें पता चला था तब RNKS ज्वाइन किया था ये। और मैं भी लेट ब्लाइंड था, तो ये हम लोग आपस में बात करते थे, ये समझते थे कि कैसे आप काम करते हैं, क्या काम, या थोड़ा सा मेरा भी ये था कि मैं लोगों से बात करता था जो लेट ब्लाइंड हुए हैं, तो शायद ये कर सकूं, बात कर सके। बिल्कुल इस तरह हमारी बातचीत हुई। फिर ननीता जी ने AU बैंक में ही ज्वाइन किया था जी। वहाँ भी कुछ जैसे कुछ वर्किंग में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आती थी तो मैं उन्हें सपोर्ट करता था जी। तो यहीं से हमारी बात शुरू हुई। और क्या बहुत खूब जी। ननीता जी, तो आप बताएं जरा कि आपको याद है आज भी पीयूष जी से जो पहली मुलाकात रही है आपकी? जी सर, 2015 में अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया था कंप्यूटर ट्रेनिंग RNKS में जी। तो लगभग अगस्त के करीब स्टार्ट हुआ था हमारा, मतलब बात हुई थी। फर्स्ट टाइम बात तभी हुई थी। फिर उस दौरान जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग में और जॉब भी करने का था, तो फिर AU में ज्वाइन किया आगे, तो इसलिए भी बातें होती थी इनसे जी। तो बातें होती थी, तब कोई विजन नहीं था, शादी का भी नहीं था और कुछ नहीं था जी, जी। रिगार्डिंग वर्क और रिगार्डिंग ट्रेनिंग एंड अपनी स्किल्स प्रॉब्लम जो भी थी उनके रिगार्डिंग ट्रेनिंग सब कुछ था। 2016 में मैंने जॉब ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर हम वर्किंग में आए तो थोड़ी बातें और बढ़ती गई। तो ऐसे बातें करते करते फिर हमें 16 एंड में वी डिसाइडेड कि हम मैरिज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात पूछना चाहूंगा ननीता जी कि जीवन साथी एक दूसरे को बनाने का डिसीजन लेते समय कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी रहता है कि यार हम दोनों की कहानी तो सेम है, ये भी लेट ब्लाइंड, मैं भी लेट ब्लाइंड, ऐसा भी कुछ रहता है मन में? सर ऐसा तो कुछ नहीं था एक्चुअली में। जब मैंने शादी के लिए डिसीजन लिया था तब तक तो मेरा शादी करने का कोई इरादा ही नहीं था। मतलब कभी सोचा शादी भी करूंगी जी। बस या तो शायद इस एनवायरनमेंट में रहते रहते ब्लाइंड्स लोगों को जाना और घर में स्पेंड किए तो लगा कि इस कम्युनिटी में ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, कुछ प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, फीलिंग्स डेवलप हो जाती है। तो धीरे धीरे बात करते करते हमें लगा कि शादी कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे, एक दूसरे की फीलिंग सेम थी। तो फिर हमने डिसाइड किया अपनी लाइफ को आगे लीड करने की। अच्छा, पहला प्रपोजल किसका था? मैं आपको इसमें एक बार इंटरप्ट करूंगा। जी 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 जी। मैं आपको जैसे ललित जी की बात बता रहा था जी जी। 2015 में जब इन्होंने वहाँ कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया होगा जी, तो वो शायद किसी ट्रेनिंग के लिए वहाँ गए थे। ओके। मुझे फोन किया वहाँ से। अच्छा। ना, एक ब्लाइंड लड़की है, तुम्हारे लिए ठीक है। वो उनको लगता था कि हम सिमिलर कास्ट के हैं, ये अग्रवाल थे या मैं जैन था, तो उसका वो भी बनिए हैं, क्या करना चाहिए, बात करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं यार, ब्लाइंड में हम लोगों को शादी नहीं करनी, ब्लाइंड से कैसे शादी, दो ब्लाइंड कैसे शादी करेंगे, और मेरी फैमिली मानेगी नहीं, ब्लाइंड शादी नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने ननीता से भी बात की थी जी कि तुम्हारे पेरेंट्स से मैं मिल सकता हूँ, तुम चाहो तो, एक लड़का है। और उन्हें आउटरेजियसली मना कर दिया था कि नहीं सर, मुझे शादी नहीं करनी। अच्छा, ओ कैसे शादी करेंगे? क्या बात है। जैसा कि ननीता जी ने अभी कहा कि कोई इरादा ही नहीं था शादी का। हाँ जी जी। मतलब आप कह सकते हैं उन्होंने, और फिर ये बात जब हमने कर ली थी शादी, उन्होंने हमें 2-3 बार आके मुझे बोला भी, तोहफा भी बोला, मैंने तुम्हें बताया था, तब तुम माने नहीं। तो ये, और जैसा आपने पूछा कि प्रपोज किसने किया था, तो शादी का डिसीजन लेना हमारे टफ हो रहा था, क्योंकि बहुत टफ इसलिए था क्योंकि हमें लगता था कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। अच्छा, ओके। शायद आप कहेंगे कि हमने अपने आप को मनाया था, क्योंकि पहले तो हम भी यही मानते थे कि ब्लाइंड से नहीं, दो ब्लाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि हम खुद जूझ रहे थे उन चीजों से। मतलब नए थे कि मतलब दोनों ब्लाइंड, दोनों का मतलब सेम प्रॉब्लम, और जॉब भी प्राइवेट सेक्टर में करने का कहीं ना कहीं एक डिसीजन जी। तो
कॉन्फिडेंस नहीं था, पर फिर थोड़ा बात करते थे और लगता था। और मेरे मतलब सच कहना तो ये चाहिए, मेरे से ज्यादा यकीन शायद ननीता को था कि नहीं आप कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, वेरी कुल मिलाकर के पहला डिसीजन ननीता जी का लगता है था। उनका डिसीजन, उन्होंने कॉन्फिडेंस लाया। हालांकि प्रपोज मैंने किया था कि हाँ चलो अब तो शादी करते हैं। अरे वाह, क्या मानते हैं। और पेरेंट्स को मनाना एक थोड़ा बहुत डिफिकल्ट वो था हमारे लिए। मैं उसी पर आना चाह रहा हूँ भाई कि जब आप दोनों ने तो तय कर लिया, लेकिन अब पेरेंट्स से तो बात करनी थी, तो आपने कैसे बात चलाई अपने फैमिली में कि भाई ऐसे ऐसे कोई लड़की है, मैं उसको पसंद करता हूँ और अब शादी करना चाहिए? पहले मैं बताता हूँ, मेरे का बताता हूँ आपको। जी जी। अब मैं जैसे फील्ड से जुड़ा हुआ था और ब्लाइंड कम्युनिटी से वहाँ RNPS में जुड़ा था, तो मेरे फैमिली भी रेगुलर टच में रहती थी, जो यहाँ सीनियर लोग थे। तो उनमें से एक दो और लोग थे, उन्होंने कहा, मेरे फादर ने उनसे बात की कि आपने शादी कर रखी है, साइटेड हैं, कैसे करी? तो क्योंकि उनकी तो दिमाग में यही था कि साइटेड से ही करनी है भाई। अब वो चाहे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज है, तो वो हम लोग एग्री थे कि शायद या कुछ इंटेलेक्चुअली कॉम्प्रोमाइज होगा कि हाँ ठीक है, वो थोड़े कम पढ़ी लिखी हो या कुछ हो, या कुछ मतलब पुअर बैकग्राउंड से भी हो तो भी चलेगा, पर हम शादी मतलब साइटेड ही देखनी है। तो उनके दिमाग में बिल्कुल कहानी वही फिक्स थी कि भाई साइटेड लड़की इसको जो है अच्छे से संभाल लेगी। ये होता है आमतौर पे दिमाग में पेरेंट्स। और RNPS वगैरह में जहाँ थे, वो वहाँ जो आसपास ब्लाइंड लोग थे, उनके भी स्टोरी वैसी थी कि वो बहुत कम थे, मतलब कोई थे ही नहीं जो दोनों मतलब कपल ब्लाइंड हो। मतलब जयपुर में हमारे आसपास उस टाइम जिनको हम जानते थे। जी 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 जी। तो फिर उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था। और जब मैंने बताया उन्हें कि भाई मैं किसी को देख रहा हूँ, वो ब्लाइंड है, तो सब तो उन्होंने और ज्यादा प्रयास चालू कर दिए थे। मेरे फादर, मतलब आपको बता एक बार अच्छा, मतलब जब आपने घर वालों को बताया कि भाई किसी को आप देख रहे हैं, तो उन्होंने कोशिश और तेज कर दी। उन्होंने वो, मैं ये कह रहा हूँ, वो महाराष्ट्र का भी एक चक्कर लगाया है। बाप रे बाप, मतलब उनको लगा कि लड़का गया हाथ से। हाँ। जी जी, आगे बताएं जी। हालांकि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, वहाँ कह रहे थे वो रुको थोड़ा, पर मैंने कहा, हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब आप एक बार मिल लीजिए। और फिर किसी को एक मौका देख के कोई छोटा सा गेट टुगेदर था, तो मैंने वहाँ ननीता को भी इनवाइट किया था और वहीं मेरे पेरेंट्स को उनसे मिलवाया था, मेरी मदर को। और वहीं से फिर उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया उनपे कि हाँ ननीता से मिले। और ननीता भी तैयारी करके तो गई थी। जिंदगी का सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन। जी। तो थोड़ा बहुत वो रहा, फिर तैयारी की, फिर बाद में और थोड़ा कन्विंस करना पड़ा, उन्हें मनाना पड़ा। तो जैसा अभी हम कह रहे थे ना कि हमारी शादी में हमने किसी को, मतलब हम लोग सिर्फ हमारी दोनों तरफ की फैमिली ही थी और कोई लोग नहीं थे। अच्छा, शॉर्ट एंड स्वीट। हाँ, मतलब टोटल 50 लोग भी नहीं थे। तो मतलब कोरोना गाइडलाइन का पूरा फॉलो किया आपने उस समय? तो कोरोना था भी नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। ननीता जी बताएंगे। जी जी ननीता जी, तो पीयूष जी ने बहुत अच्छे से बताई अपनी स्टोरी, खासकर फैमिली को आपसे इंट्रोड्यूस कराने की। और इधर आपकी फैमिली में क्या सीन चल रहा था? सर मेरे तो यही था कि जैसे मेरा तो खुद का ही विजन नहीं था कि शादी मुझे करनी है। मुझे प्रॉब्लम के साथ शादी करके क्या करेंगे, मतलब आज अपन परेशान है, कल अपने साथ में कोई और भी परेशान होगा। तो सिमिलर चीजें फेस कर रहे हैं, किसी और को करनी पड़े वो नहीं चाहते थे। आपके मन में क्यों थी मैम? कॉन्फिडेंस की वजह से थी या कोई और मतलब? ब्लाइंडनेस की वजह से, ओनली ब्लाइंडनेस की वजह से। ओके। बड़ा क्राइसिस है लाइफ में कि जिस चीज को अपन फेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैं तो इतने साल घर में ही रही ना सर। मेरा तो एक तरह से लिमिटेड दायरा हो गया था कि घर में ही रहना था, तो कुछ नॉलेज नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं, किसी से मिले नहीं। तो एक्चुअली में रियल हैप्पीनेस तो 2015 के बाद ही मिली थी, जब कंप्यूटर सीखा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ कुछ कर सकते हैं, एज ए ब्लाइंड भी कुछ अपन कर सकते हैं। धीरे धीरे फिर सबसे बातें होने लगी, तो एक्चुअली में इस कम्युनिटी में आके ज्यादा खुश रहने लगी थी मैं। तब मुझे इस चीज का कॉन्फिडेंस आया कि शादी भी कर सकते हैं और एज ए ब्लाइंड कपल बहुत अच्छी लाइफ लीड भी कर सकते हैं। वेरी नाइस। तब मैंने डिसाइड, हम लोगों ने मिलकर डिसाइड
किया, मुझे लगा कि हम आराम से शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस डिफिकल्ट टास्क यही था कि फैमिली को कैसे एग्री करें। मुद्दा वही है जी। एक्चुअली में क्या, मम्मी पापा के लिए ये भी शॉकिंग था कि आज तक जिसे शादी नहीं करनी थी, अचानक एक ही दिन में उसे शादी करनी है। जब उन्हें ये बताया, आज तक हम शादी के लिए करते थे, शादी शादी शादी, तो बस नहीं, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, और एक दिन में और करनी है। तो फिर जब ये बताया कि ब्लाइंड से करनी है, तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए कि इतना बड़ा तुम कैसे डिसीजन ले सकते हो। तो प्रॉब्लम तो काफी आई मम्मी पापा के लिए। तो एक तरीके से थोड़ा सा वही समझना चाहेंगे कि जैसे उस दौरान क्या क्या बातें रही, मम्मी का ज्यादा विरोध रहा, पापा का रहा, कि सिमिलर था, क्या था, मतलब क्वेश्चंस क्या थे उनके, आपने कैसे उनको हैंडल किया? क्वेश्चंस मेन तो ये, दोनों ही ब्लाइंड हो, कैसे हैंडल करोगे? अदर डिसेबिलिटी होती तो एक बार के लिए फेस कर लेते, और कैसे सोशल फैक्टर को बैलेंस करेंगे लोग। मतलब नैनीता जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ बीच में, ये बात हमें 90% सुनने को मिलती कि यार अच्छा कोई भी और डिसेबिलिटी होती ना तो चलो ठीक है, इट्स ओके, तो ब्लाइंडनेस को क्या, मतलब डिसेबिलिटी में भी सबसे ज्यादा मतलब खतरनाक माना जाता है क्या? क्या है ये? क्योंकि हमने अक्सर यही सुना है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस मामले में? मुझे नहीं लगता ब्लाइंडनेस, तो बल्कि मुझे लगता है कि ऐसी डिसेबिलिटी सबसे इजी होना चाहिए ये, तो मेरे ख्याल से। बिल्कुल सर, मुझे तो नहीं लगता कि डिफिकल्ट है, बट लोगों का विजन ऐसा नहीं है ना। लोगों को लगता है कि तुम दोनों ही ब्लाइंड हो। अगर एक ब्लाइंड होता और एक कोई अदर डिसेबिलिटी होती तो वो उसकी कमी को पूरा कर देता और वो उसको फुलफिल कर देता। यही लगता था पहले तो उन्हें, यही था ना कि भाई अगर तुम्हें शादी करनी है तो हम शादी के लिए एग्री हैं, बट हम लड़के तुम्हारे लिए। वो तो वैसे तो नॉर्मल साइटेड लड़का ही चाहते थे, वो बोले हमें टाइम दो, हम ढूंढते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, मम्मी पापा दोनों ही एग्री नहीं थे। भैया थोड़ा समझा था, फिर उसने मम्मी पापा को मनाया, समझाया, सारे विजन दिखाए कि जब ये लोग डिसाइड कर चुके हैं, मन बना चुके हैं, तो अगर कहीं और भी करेंगे तो ना तो ये करेंगे और ना एक्सेप्ट करेंगे उसको। क्योंकि 2015 से पहले सर मैंने भी मेरी ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट नहीं किया था। कहीं ना कहीं फोबिया ही था कि किसी को बताना नहीं, बस अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो वो चीजें फेस करना बहुत मुश्किल था सर। इनको मैं बताऊँ आपको, वालों को भी पता नहीं था कि इनको नजर नहीं आता। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसे चेहरा देख के तो लगता नहीं है कुछ जी, और क्रीम वगैरह कुछ यूज करते नहीं थे। और आपको पता है गर्ल्स की स्टाइल होती है, हाथ पकड़ भी रखा है तो भी ऐसे छुपा लेते थे कि किसी का हाथ पकड़ रखा है इन्होंने, चलते हुए मदर को। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी बारीक से बारीक चीजें हमारे दोनों मेहमानों ने एक दूसरे के लिए समझ करके रखी है। ये होता है अंडरस्टैंडिंग का लेवल। जी जी बताइए। लेकिन सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने कैन कभी यूज ही नहीं की, तो मुझे कभी मन भी नहीं किया कि मैं कैन यूज करूं। मतलब मैं ये बता रहा हूं, पता नहीं था, पता भी नहीं था, आसपास ऐसे पता नहीं था कि जैसे उनको जितना पता था बस उतना पता है। कभी डायरेक्टली किसी ने पूछा नहीं कि कितना विजन है। इसका रीजन एक ये था ना कि मेरी नॉर्मल डे टू डे की लाइफ के सारे काम मैं इजीली कर लेती थी, तो कभी किसी को पता ही नहीं चला कि मुझे दिखता नहीं है। और एजुकेशन हो ही चुकी थी, सबको लगता था हाँ शादी करेंगे अपने अकॉर्डिंग मिलेगा तब करेंगे। तो कुछ ये था कि पेरेंट्स को मैं मना करती थी तो वो ये रीजन दे देते थे कि हाँ इसे करनी ही नहीं है, जब ये रेडी होगी तब करेंगे, हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। राइट। तो एक था तो, और मुझे यही था सर कि जिस ब्लाइंडनेस को मैं फेस कर रही हूँ उसको मैं किसी और घर में नहीं जाना चाहती, वो फैमिली मेरी वजह से डिस्टर्ब हो। इससे बेटर है कि मैं एक फैमिली में ही, आज परेशान है तो हम 4 लोग परेशान है, नेक्स्ट फैमिली को परेशान नहीं करेंगे। एक शादी नैनीता जी, फाइनली वो दिन कब आया जब आपकी फैमिली और पीयूष जी की फैमिली मिले एक जगह पर? सर वो दिन आया मार्च 2017 में। वेरी नाइस। तो वो मतलब जी नहीं थी इस चीज के लिए, उनके लिए तो मेरी का एक कॉम्प्रोमाइज था, बट आज सिचुएशन कुछ और है। वो सब खुश है, मेरी फैमिली भी खुश है, इनकी फैमिली भी खुश है, और अब उन्हें भी ये चीज एक्सेप्टेड है कि हाँ ये लोग खुश हैं। कुछ ना, जब वो मिले थे तब क्या हुआ था बताओ थोड़ा। जब पेरेंट्स तो सर उनके लिए वो बहुत स्ट्रेंज सिचुएशन थी। वो एक दूसरे को कन्विंस कर रहे थे कि ये मना कर दे, वो इधर कर दे, वो ये थोड़ा डिटेल में बताओ यार, ऐसे फिर मजा नहीं आएगा। देखो कि देखो इसका ऐसे है, उनको ये था कि ये लोग सामने से मना कर दे। अच्छा। कि हाँ हम नहीं करेंगे शादी,
तो हमारी बेटी अपने आप मान जाएगी। हाँ, मतलब फैमिली नहीं मानेगी तो बात वही खत्म हो जाएगी। हाँ, सामने वाले की फैमिली नहीं मानेगी तो तुम जबरदस्ती शादी तो नहीं कर सकते ना। तो वो बता रहे थे कि देखो ये ऐसे काम करती हैं, नहीं आता है कल बनाया। बट ऐसा कुछ नहीं था सर, एज ए ब्लाइंड कुछ नहीं किया था, साइटेड लाइफ में सब कुछ किया हुआ था। तो मैंने एज ए ब्लाइंड तो सब कुछ यहाँ आफ्टर मैरिज ही किया, बट मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब इजीली मैनेज। आज हम बहुत खुश हैं, मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं, ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उस टाइम तो ये बोला था ना कि खाना बनाना नहीं आता। उस टाइम तो यही बोला था कि वो इसीलिए ना कि सामने से रिस्पॉन्स नेगेटिव हो जाए, मतलब कि इसको खाना बनाना नहीं आता है, ये काम कुछ भी नहीं कर सकती है। एक रीजन ये भी था ना कि सामने वाला एक्सपेक्टेशंस ना रखे। हाँ, ये भी हो सकता है, ये बात भी सही है। हाँ संदीप जी, मेरे को तो ये बोला था कि ये तो इनकी उम्र हो गई, अब शादी बड़े हो गए, बड़े लगते हैं। मतलब ये क्या बोलते हैं कि ओवर एज हो गए, मतलब है सर। सब कुछ ओवरऑल देखा जाए तो कोशिश यही थी कि वो लोग चाहते नहीं थे कि ये शादी हो, बट हमारी खुशी के लिए दोनों ही फैमिली ने कॉम्प्रोमाइज नहीं है किया, और आज दोनों ही फैमिलीज जो है वो बहुत ज्यादा खुश हैं, राइट? जी सर, हमें कॉन्फिडेंस था, हमने तो आगे के लिए सोचा ही नहीं कैसे करेंगे क्या करेंगे, बस एक ही सोचा कि शादी के बाद जो होगा, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, डिफिकल्टीज आएगी, सब मिलके सॉल्व करेंगे और फेस करेंगे लाइफ को। आपकी फैमिली को समझाने में किसी हमारे वीआई साथी को भी बीच में आना पड़ा या नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ी? मतलब बीच में आना मतलब इस तरह रहा कि एक्चुअली 2-3 लोगों को हमने ही बोला कि आप जाओ, तो इनके यहाँ आप जानते होंगे चेतन शर्मा सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो ओबीसी में थे जी। उनको भी एक बार बोला कि आप दीजिएगा, और भी 1-2 लोग थे जिनको हमने बोला कि एक्चुअली सर मेरी फैमिली कभी किसी ब्लाइंड से मिली ही नहीं थी, फर्स्ट टाइम, तो उनसे हमने कई ब्लाइंड लोगों से मिलवाया था कि ये दिखाने के लिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ इजीली होता है, 1-2 लोगों से मिलिए, बट वही है ना, उनका तो माइंड स्टेटस वही था कि ब्लाइंड। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मतलब फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा कि जब एक अच्छी खासी हंसती खेलती लड़की और कॉलेज कर लिया, जिसने इतना फैमिली का सपोर्ट करने वाली लड़की अचानक एक दिन जब घर पर बैठ जाती है अपनी आंखों की वजह से, थोड़ा सा वो याद कीजिए कि फैमिली का क्या माहौल था उस समय, मतलब बड़ा। सर लाइफ का सबसे जो पुअर पार्ट रहा है ना, वो मेरी लाइफ में यही रहा है, जब मेरे धीरे धीरे विजन लो होता गया, 2007 के बाद एजुकेशन भी ड्रॉप हो गई, तो शायद एमकॉम के आगे बढ़ते, बट छोड़ना पड़ा। तो मम्मी पापा तो बहुत हर्ट थे, उन्हें तो ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं थी कि हमारी बेटी ब्लाइंड नहीं हो सकती। डॉक्टर्स भी यही कहते, नहीं आंखों की रोशनी आ जाएगी, आसपास के लोग, रिलेटिव सब यही कहते कि नहीं ब्लाइंड नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो उन्हें तो ये एक्सेप्ट ही नहीं था। एक्चुअली मैंने खुद ने भी अपनी ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, क्योंकि डे टू डे की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही थी, मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि बाहर तो निकले ही नहीं थे, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फैमिली भी बहुत सपोर्टिंग है, मम्मी पापा भैया भाभी बहुत ज्यादा सपोर्टिंग और केयरिंग है। कोई प्रॉब्लम आने से पहले वही फेस कर लेते थे, मुझ तक तो कभी कुछ पहुंचने ही नहीं दिया। बिल्कुल सही है, वही। तो 2007 से 15 तक आपने बताया कि आप घर पर ही थे, घर पे रहे। 8 साल तो मतलब बड़े, यानी हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो 8 साल आपने कैसे एक एक दिन बिताया हो। सर मम्मी पापा भी बहुत डिस्टर्ब थे, मैं भी थी, मैं उनके सामने खुश रहने का नाटक करती थी, वो मेरे सामने खुश रहते थे कि ये खुश रहे, हम टूट जाएंगे तो इसे कौन संभालेगा, और मुझे लगता था मैं कमजोर पड़ूंगी तो इन्हें कौन संभालेगा। तो बस दौरान यही सब कुछ चलता रहा, बहुत ट्रीटमेंट कराया, आउट ऑफ इंडिया भी कराया, और इंडिया में भी चेन्नई, हैदराबाद, कई जगह गए सर, बट आरती का ऐसा कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट हमें मिला नहीं। तो सर वो टाइम पीरियड तो बहुत ही क्रिटिकल था आपकी जिंदगी में। तो पहले और आखिरी ऑप्शन के रूप में पीयूष जी आए, राइट? हाँ सर, मतलब मुझे तो शादी नहीं करनी थी ना सर, तो कभी किसी से मिली ही नहीं, कभी किसी से बात ही नहीं की, फर्स्ट और लास्ट यही रह गए। मतलब बड़ा हमारे, मैंने कहा ना जैसा कि हम लोगों के लिए तो हम सोच ही नहीं सकते हैं कि इतने साल एकदम से जिंदगी जिसकी चल नहीं रही थी बल्कि उड़ रही थी, वो जिंदगी अचानक थम जाए। तो उससे लाइफ एकदम परफेक्ट थी, सारे काम खुद करते थे,
व्हीकल भी ड्राइव करते थे, स्कूल कॉलेज सब बहुत इजी गोइंग था, आसपास की दुनिया अच्छी थी, लोग सामने से इन्वॉल्व होते थे। लेकिन इस प्रॉब्लम के बाद आप तो समझ ही सकते हैं, धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लग जाती है, लोग किनारा करने लग जाते हैं कि यार इस पॉइंट पे आ रहा था कि जो आपके फ्रेंड्स रहे होंगे वो भी मतलब खत्म चले गए होंगे उसके बाद तो। हाँ सर, कुछ एक फ्रेंड्स है जो आज तक साथ हैं, बाकी तो सब दूर होते गए जब उन्हें पता चला कि मुझे अचानक ऐसी कोई प्रॉब्लम है। अच्छा ननीता जी, एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ थोड़ा सा अलग, मेरे से रहा नहीं जा रहा है पूछे बिना। कॉलेज में जब पढ़ते हैं और एमकॉम होते होते तो मतलब दोस्ती भी हो जाती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह सब हो जाता है, तो आपके लिए कुछ था ऐसा माहौल कभी बना कि नहीं बन पाया? नहीं सर, मेरे लिए ऐसा था कि विजन तो मेरा डे बाय डे कम हो रहा था, वो मुझे पता था। ओके तो था ही नहीं, तो कभी इस चीज के तरफ मन गया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं आपने ऐसा कुछ? सोचा ही नहीं सर, बस एजुकेशन और अपनी लाइफ कैसे करनी है वो ही था बस। कभी सोचा नहीं कि कोई बॉयफ्रेंड या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था सर। कभी कॉलेज लाइफ तक कभी कुछ आया ही नहीं और एमकॉम के बाद तक घर में ही रहे सर। ननीता जी, बहुत सारे लोग ऐसी स्थिति में ना टूट जाते हैं। बिल्कुल सर, टूटे ही थे। आपने हिम्मत कैसे रखी, मतलब फिर भी फेस तो किया ना आपने, कैसे अपने आप को संभाल करके रखा? 2015 में मैं RNKS आई थी, तब भी मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर पाऊंगी। मुझे लगा कि मम्मी पापा मेरे लिए कोशिश करना चाहते हैं, किसी रिलेटिव ने उन्हें बताया था, उन्होंने ट्राई किया और उनकी इच्छा थी कि तुम ज्वाइन करो, तो मैं भी करना तो चाहती थी, तो मैंने ज्वाइन किया। तब भी मुझे लगता था कि ठीक है अपन कोशिश करते हैं, होगा तो ठीक है। बट यहाँ की लाइफ चेंज हो गई क्योंकि एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया, ऐसा लगा कि आप कुछ नया सीख रहे हो। एज ए ब्लाइंड होके भी कंप्यूटर सीख रहे हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है। उससे पहले तो सर यूँ कहो कि टाइम भी पूछना हो तो किसी से पूछना पड़ता था, और उसके बाद तो मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर सबने लाइफ ही चेंज कर दी। फिर 16 में जॉब ने और ज्यादा लाइफ चेंज कर दी, 17 में शादी ने और ज्यादा लाइफ चेंज कर दी। फिर उसके बाद भी 18 में भी चेंज हुई होगी। बिल्कुल सर, यही मैं कहना चाह रही हूँ। अब हमारी एक बेटी है तो उसने और ज्यादा। क्या बात है, मतलब वही क्या नाम है बेटी का? अनायरा जैन। अनायरा, वाह, वेरी नाइस, गुड न्यूज़। तो अनायरा के आने के बाद लाइफ और चेंज हो गई। अच्छा, पीयूष भाई, बहुत देर से आप सुन रहे हैं जी सर ननीता जी को, तो वैसे भी मुझे लगता है कि ज्यादा काम आपका सुनने का ही रहता होगा। वो नेचुरली होता। खैर, लेकिन पीयूष भाई आज बताएं, फैमिली मतलब सब बैठते होंगे आपस में, कभी बात होती होगी, आज दे आर सेटिस्फाइड ना कि मतलब ठीक है तुम्हारी लाइफ अच्छी है, तुम खुश हो, हमें कोई शिकायत नहीं है? जी एक्चुअली संदीप जी, मैं वही कह रहा था आपको, उन लोगों को या जो मतलब हमारे पेरेंट्स हैं वो चाहता हमारा अच्छा ही है ना। जी बिल्कुल। उन लोगों को उस टाइम एक्सपीरियंस नहीं था या कॉन्फिडेंस नहीं था कि कैसे। नहीं, लेकिन आज की सिचुएशन क्या है? फिर कहना चाह रहा हूँ कि जब अब पिछले 2 साल 3 साल हो गए थे जब हमारी शादी को, या ये कहें कि 6 महीने बाद ही मुझे समझ में आने लगी थी कि नहीं ऐसे कर सकते हैं। जैसे मेरी फैमिली को मैं बताऊं कि मेरे बारे में थोड़ा बहुत पता था कि ये ऐसे लैपटॉप पे हेडफोन लगा के फोन काम कर लेता है, ये मोबाइल है जो टॉक करता है, ये इससे काम चल जाता है। पर ननीता को देख के थोड़ा 6 महीने वो कैसे किचन में काम करती है, मतलब शुरुआत में तो ये होता था मेरी मदर सामने आके खड़ी रहती थी चुपचाप देखते रहती लेकिन अच्छा क्या कर रही है, कैसे कुछ सही से कर रही है कि नहीं। फिर बाद में आके पापा को या मेरे को बताती थी, अरे वो सही कर रही है, एकदम ऐसे रखती है, ऐसे चीज को चेक करती है कि कितना क्या। अरे वाह, बहुत खूब। वो फेज था एक, पर वो बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहा, और एक्चुअली बस किसी का वो एप्रीहेंशन कुछ नहीं था, सिर्फ यही था कि कंफ्यूज थे या डाउटफुल थे कि कैसे आगे बढ़ेंगे। तो थोड़े टाइम बाद ही फिर तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, उन्हें लगा नहीं सब ठीक है। हम लोग फिर मतलब पहले तो ये होता था कि हम लोग शुरुआत में अकेले नहीं जा पाते थे, वो हमारे साथ जाते थे कहीं बाहर जाते तो। आप दोनों की लाइफ के बहुत सारे डायमेंशंस हैं पीयूष भाई, और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा AU में आपकी जो जॉब है, अब उस पर थोड़ी सी बात की जाए आपसे। जब आप ब्लाइंड नहीं थे तब और जब दोबारा आप गए, उन दोनों सिचुएशन में क्या डिफरेंस लगा आपको? मैं आपको जैसे मैं बताऊं, शुरू में मैं सेल्स में था। सेल्स में तो आप समझते हैं कि दिन भर मार्केट में रहना, क्लाइंट से मिलना,
राइट। करना, अपॉइंटमेंट्स लेके जाना, बात करना, ड्राइव करना, ट्रैवल था मेरा। तब ये सिचुएशन हुई जब मैंने जैसे आपको बताया, फिर मैंने 1-1.5 साल घर पे ही रहा, फिर वापस ज्वाइन किया कंप्यूटर सीखने के बाद, AICB में ट्रेनिंग लेने के बाद। तो फिर वहां जाके बोला भाई मुझे अब काम दो, क्या क्या काम करोगे? मैंने कहा मैं ट्रैवल का काम या बाहर का काम तो कर नहीं सकता, बैकएंड का काम ही मुझे तो वहाँ मुझे मतलब मैं ऑन द रिकॉर्ड वैसे पहली बार ही बोल रहा हूँ कि उन्होंने मुझे वो काम दिया जो लीस्ट इम्पोर्टेंस वाला था। अच्छा। जो मतलब शुरुआत में उनको एक्चुअली होता है ना कि उनको भी पता नहीं भाई क्या दें, उनको भी एहसास नहीं था। लेकिन पीयूष भाई, इससे पहले प्रश्न ये आता है कि किसी ने ये नहीं कहा कि भाई अब तो आप तो नहीं हमारी कंपनी में, यू आर नॉट वर्किंग विद अस? नहीं, ऐसा नहीं कहा गया मुझे। और ये अपने आप में कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने वाली बात रही कि आपको पता ही था कि नहीं मैं तो कंपनी में ही हूँ। जी, और मैं इसमें भी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मुझे ललित जी ने AICB का कहा था। जी जी जी। उसके बाद मैं फिर, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि 1 महीने की छुट्टी लेके कैसे जाऊंगा वहाँ। मैंने फिर हमारे HR में बात की, तो वहाँ से एक बार थोड़ा वो हुआ, फिर मैं सीधे हमारे जो कंपनी के ओनर हैं MD अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलने गया। उनको मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे ये सीख सकते हैं वो काम, ऐसे ब्लाइंड लोग ऐसे काम करते हैं, मोबाइल भी आजकल मैंने उनको ऐसे बोला कि बोलने वाले आ गए, मोबाइल लैपटॉप भी तो और काम हो जाता है, मैं ऐसे कर दूंगा। तो वो बड़े खुश हुए, उन्हें भी लगा कि यार अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो जब उन्होंने मुझे कहा तो ठीक है तू जाते हो, क्या करना है, और देखो मतलब ऐसा नहीं है, पेड लीव्स दे रहा हूँ मैं तेरे को, तू जा, जो तेरे को ट्रेनिंग लेनी है। और उसी टाइम मतलब ट्रेनिंग नहीं ली थी उस पर, मैंने कहा था मुझे लैपटॉप सीखना है, उन्होंने मुझे हाथों हाथ एक लैपटॉप मंगा के दिया। क्या बात है, वाह जी। लैपटॉप मंगा के दिया और सैमसंग का फोन भी दिया मुझे, साथ में लेके जा। AICB जब मैं गया तो लैपटॉप खुद का लेके गया था। और मतलब MD बहुत ज्यादा लगता है कि आपके प्रति मतलब काफी अच्छा उनका रिस्पॉन्स था जी। इस मामले में यही कहता हूँ कि मेरे साथ कुछ भी हुआ, पर मेरे साथ वाले लोग मेरे साथ, मैं खुशनसीब हूँ, बहुत ही ऐसे लोग थे, अजूबे तरह के लोग थे मेरे साथ। तो यही एक कारण था। और जब वो मैं वापस आया तब भी मैंने HR में बोला कि मुझे अब ये काम देना है। तो आप ये कहें कि मैं वापस आके उनसे नहीं मिला, मैं सीधे HR में मिला, वरना वो मिलते तो शायद और मुझे कुछ अलग लगता है कि वो जो एक लाइन अभी आपने कही, शायद आज वो कहने की नौबत नहीं आती है। तो पर ये नहीं था ऐसा, मतलब वो जो मुझे काम दिया गया बैकएंड पे, तो वो मैंने लीस्ट इम्पोर्टेंस काम मैं कह रहा हूँ, पर वो ऐसा नहीं था कि फिर उसमें मैंने डिलीवर करके दिया। कुछ 2-3 साल मैंने उसी फील्ड में था, मैं बैक ऑफिस में, मेरे पास एक टीम थी जो कस्टमर कॉलिंग वगैरह करती थी और रिपोर्ट्स वगैरह बना के हम लोग भेजते थे। तो इस तरह से ये ऐसा कुछ हुआ। और फिर 2018 में, जब 2017 में AU बैंक बन गया था, पहले ये AU फाइनेंस कंपनी थी, राइट। जब बैंक बन गया तो एक CSR को भी थोड़ा ऑर्गेनाइज करा, उसे स्ट्रक्चर्ड किया। पहले तो वो एक फिलैंथ्रोपिक वे में होता था कि हाँ जो कंपनी को पसंद आ गया या मैनेजमेंट को सही लगा वो काम कर दिया, जैसे हॉस्टल बना दिया या जगह जगह वाटर कूलर्स लगाए या किसी SMS हॉस्पिटल में कुछ भी कई तरह के काम किए, वार्ड बनवा दिया। जी। 2018 में ऐसा हुआ कि इसे स्ट्रक्चर्ड किया गया कि CSR का एक डिपार्टमेंट बनेगा अलग, वहाँ 4-5 लोग होंगे, वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिर से मुझे कॉल आया कि आपको भी इसमें शिफ्ट होना है, इसमें मूव कर रहे हैं। तो ये भी एक कॉन्फिडेंस था उनका, उनको लगता था कि मैं इसमें काम कर सकता हूँ, मुझे नॉलेज है, और मैं क्योंकि जुड़ा हुआ हूँ कुछ NGO से, तो मुझे आगे बढ़ के ये ऑफर दिया गया कि आप CSR में आओ। और जैसा आपने कहा ना, MD सर ने जो हमसे देखा था या समझा था मुझे, बाद वो जब मैं उन्हें एक बार RNKS लेके गया था और वहीं पे उन्होंने कहा था कि वहाँ के जो चेयरमैन थे कि मैं 5 ब्लाइंड लोगों को AU में जॉब दूंगा। क्या बात है। तो मुझे जहाँ तक ध्यान है आप 1-2 लोगों से परिचित भी हैं। जो आलोक जी हमारे अजमेर में जॉब कर रहे हैं बहुत अच्छे से। और एक हाल ही में मैं मिला, पवन जी हैं, उनसे मैं मिला, वो भी AU में जॉब कर रहे हैं। और पहले भी एक भरत माली, वो अब गवर्नमेंट जॉब माली को भी मैं जानता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपने मतलब इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया कि आज वो खुशी तो किसी भी कैपेबल ब्लाइंड पर्सन को जॉब देने के लिए रेडी है। वो उन्हें कॉन्फिडेंस आया, उन्हें दिखा कि भाई ये काम ऐसे होता है। और क्योंकि
एक्चुअली क्या होता है ना, एक विजनरी है, मैं मानता हूँ उनको। वो एक बार देखने में समझ गए। मतलब एक बार होता है ना कि HR वाले किसी पर्सन को भी आप कहो ना कि ब्लाइंड क्या काम करेंगे, वो कहेगा अरे ब्लाइंड तो देखना पड़ेगा क्या काम है, तो कुछ हमारे पास काम ही नहीं है। और एक होता है विजनरी, वो खुद देख के समझ आता है ये लोग ये काम कर सकते हैं, खुद बता देते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि हर ऐसा काम है जो मतलब बिना साइट के भी हो सकते हैं। जॉब आइडेंटिफिकेशन करना एक इम्पोर्टेंट है, और वो उससे कौन कितनी इम्पोर्टेंस देता है वो बड़ी बात है। बिल्कुल, कितनी इच्छा है इसको आइडेंटिफाई करने की और एक्टिविटी करना। अच्छा पीयूष भाई, मतलब सेम सिचुएशन मुझे आपके साथ भी लग रहा है कि पूछनी चाहिए कि जब आप साइटेड थे तो फिर आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था? मतलब कोई आपके भी दोस्त लोग तो हुए ही होंगे ना उस समय भी। हाँ नहीं, ऐसा क्या पूछना चाह रहा हूँ जी वो भी एक ऐसा है, वो भी एक कहानी है। उन चीजों का भूल जाए, पीछे छोड़ दें, वही अच्छा है। क्या बात, नहीं बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो ये था कि एक अलग लाइफ थी पहले, और फ्रेंड्स भी थे, सब थे, और वो एकदम से चेंज हो जाती है चीजें जब आपकी लाइफ चेंज आता है। सही में, लेकिन मतलब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं ऐसे में। नहीं, वो आप लोगों के, आप जैसे दोस्तों का कारण है कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ पाया। मतलब मैं तो लकी हूँ कि ब्लाइंडनेस के बाद भी मुझे ऐसे ही दोस्त मिले जैसे मुझे चाहिए थे। और आप ये कहें, आप बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं हमें। क्या बात है, ये तो बड़प्पन है आपका। नहीं तो आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। और पीयूष भाई बताएं जरा कि अब जो है आप दोनों का जीवन कैसा चल रहा है? ये सब बातें तो हो गई, लेकिन फिर भी आप दोनों खुद के लिए कितना वक्त निकाल पाते हैं? सच बताऊं संदीप भाई, अब तो वक्त हमारी बेटी के साथ जा रहा है ज्यादा। जी 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 जी, गुड गुड। एक्चुअली 2017 में जब शादी हुई थी, उसके बाद हमको डिसीजन लेने में भी टाइम लगा कि हमको बेबी भी करना है कि नहीं। ओके ओके ओके। बात है जो शायद मैं रीजन कहीं ना कहीं आरपी था। जी, मुझे आरपी नहीं था, पर इन्हें आरपी था। और वो भी एक मतलब जेनेटिक में है। हाँ जी जी। बीमारी भी हाई मायोपिया था, जो भी जेनेटिक में ही आती है। अच्छा, ओहो, ये बहुत सारे लोगों के साथ मतलब है कि कई लोग इस वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहे। मैं जानता हूँ लिटरली कुछ लोगों को। फिर आप लोग कैसे मतलब इसमें पहुंच पाए इस डिसीजन तक? मतलब यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें बहुत टाइम लगा कि हमें फिर हम दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया। कुछ कंसल्टेंट से भी हम लोगों ने कंसल्ट किया, जो डॉक्टर्स होते हैं जो जेनेटिक थेरेपी वगैरह पे काम करते हैं। तो हम लोगों ने मतलब एक टेलीफोनिक काउंसलिंग भी ली, एक सेशन भी अटेंड किए 1-2। ओके। यही रहा कि नहीं, इसमें बहुत कम चांसेस है, और मतलब जिसमें होता है तो उसका तो कुछ वो भी नहीं है कि कोई अगर कह भी रहा है कि वो ट्रीटमेंट कर रहा है तो वो भी कोई सच नहीं कह रहा है। हाँ, वो श्योर नहीं है मतलब। तो फिर हमने मतलब ये आप मानिए, हम लोग जब हमने ये डिसीजन लिया कि तो बहुत वो था कि बहुत डाउटफुल थे हम कि यार क्या होगा, कैसे होगा। मतलब बेबी हमने जब लास्ट ईयर बेबी हुई हमारी, तो भी हम लोग थोड़े 1-2 महीने तो यही थे कि इसको अब एक बार ये थोड़ी सी बड़ी हो जाए, इसकी आंखें चेक करवानी है। तो ये था, पर सब ठीक है और अब हम बहुत खुश हैं। ये लॉकडाउन आया तो एक तरह से कह सकते हो बहुत अच्छा भी आया। 1-2 महीने का टाइम स्पेंड करने का टाइम मिला मुझे। चलिए, उस नन्ही सी परी के साथ वक्त बिताने का अच्छा अवसर मिल गया। बैंक है तो हम लोगों को तो फिर भी जून में ज्वाइन करना था वापस। जी जी जी। फिर भी अब हमारी लाइफ काफी चेंज है। हम टाइम जब वो सो जाती है तभी थोड़ा हम लोगों का आपस में बात करने का और आगे के जो भी सोच है हमारे, उस पर हम डिसीजन लेते हैं। तो हमें लग रहा है हमारा टाइम है, और ऐसे और जो भी टाइम मिल रहा है उसे क्वालिटी के साथ स्पेंड कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है मेरे दिमाग में पीयूष भाई, कि जैसे नमिता जी ने कहा कि उन्होंने तो ये सोच रखा था कि मतलब शादी करनी नहीं है। कहीं ना कहीं ये ब्लाइंड होने के बाद आपके भी मन में ऐसे ही ख्यालात थे, या इस बारे में कभी वक्त ही नहीं मिला सोचने का? टू बी वेरी फ्रैंक संदीप जी, मेरे तो मतलब जब जैसे थोड़ा मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस आ गया, एक्सेप्ट कर लिया ब्लाइंडनेस है जी, तो एक होता है कि आपको एक फ्रेंड की या उसकी जरूरत होती है जिससे आप बात कर सकें। बिल्कुल, मतलब होता है ना कि एक आपको हाँ चाहिए जिससे आप अपने मन की बात कर सको, फीलिंग शेयर करें जिसके साथ आप अपनी।
वो मुझे तो लगता था, और जैसा मैंने कहा, मुझे तो मतलब मेरे फैमिली को भी पहले तो यही था कि मैंने कह रखा था कोई देखना है तो आप देखो शादी। और मैंने जैसे कहा ना कि वो पहले फिर वो इसलिए देख रहे थे कि ब्लाइंड नहीं, ब्लाइंड के अलावा देख रहे थे। अच्छा। तो मैंने भी उस वक्त यही कहा था कि नहीं, मुझे इंटेलेक्चुअली तो कंपैटिबल चाहिए, कि जो जिनके साथ मैं, जैसे हम लोग अभी नैनीता ने कहा था हमारी कंपैटिबिलिटी हमको लगती है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहिए। बहुत सही कहा आपने जी। बस वही है, क्योंकि हमें लगता है कि हम चाहे ऐसी प्रॉब्लम है पर हम एक दूसरे से बात करते हैं, समझते हैं, अपनी बातें एक मन की बातें शेयर करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होती है, स्ट्रेस होती है, वो हमारी एक सी होती है, तो हम खुल के बात कर पाते हैं उनसे, और वही सबसे सही डिसीजन था मुझे लगता है। तो वो हमें एक कंपैटिबल हमको नैनीता जी मिल गई, तो हमने मौके को जाने नहीं दिया। तो नैनीता जी, क्या क्या शौक है आपके, हॉबीज क्या क्या है? सर हॉबीज मेरी कुकिंग और डांसिंग है। अच्छा, वाह, क्या बात। तो अभी तो डांस वांस आप करती हैं या छोड़ दिया सब? बट जिस लेवल पे पहले किया करते थे उतना नहीं हो पाता। अच्छा, अनायरा के बर्थडे में करते हैं कि नहीं? जी? अनायरा के बर्थडे में करते हैं या नहीं करते? जी बिल्कुल सर। वो हमें रात में नचा ही रही है उसके साथ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं डांस। कभी पीयूष जी को कोई गाना वाना सुनाया कि नहीं आपने? हाँ सर, मैंने तो सुनाया, इन्होंने भी सुनाया, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कौन सा सुनाया आपने और जो पीयूष जी को बहुत पसंद हो? वो तो यही बता सकते हैं सर। जी, सारा ही पसंद है। क्या बात है, सुना दीजिए 2 लाइनें। नैनीता जी आज एक बार फिर 2 लाइनें गुनगुना दीजिए। ओके सर, आई एम ट्राइंग। जी जी जी। जब कोई बात बिगड़ जाए या कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा, ओ हमनवा। न कोई था न कोई जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। क्या बहुत। तो पीयूष जी भी गुनगुनाते हैं? ये तो आज हमको भी आज पता चला। मैं नहीं गुनगुनाता नहीं, थोड़ा बहुत। बस वैसे नहीं, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ ही। जी बहुत खूब। जी बताएं पीयूष जी। तो मैं वह कह रहा, जितना अच्छा आप गाते हो ना, हमें पता है, मैंने आपको सुना है, आपकी कविताएं और गाना, तो उसके सामने मैं बहुत, आप शर्मिंदा फील करेंगे मेरे गाने को सुन के, बोलेंगे नहीं, लेकिन आज रेडियो मधुबन ने जो है मुझे इसलिए बिठा रखा है कि मैं आपको गवा सकूं। जी, तो हो जाए 2 लाइनें पीयूष भाई, कोई बात नहीं, तो मस्ती का माहौल है। नहीं संदीप जी, मुझे लग रहा है मैं फिर भी 2 लाइन गा सकता हूँ। हाँ, 2 ही लाइन। तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम। मुझे याद नहीं है, सॉरी यार। कोई बात नहीं। मैंने जो है, आपको उम्मीद भी नहीं होगी ना कि मैं गाने वाने की भी बात करूंगा। तो नैनीता जी, कुकिंग में क्या क्या है फेवरेट आपका? कुकिंग में सर बेसिकली बना लेती हैं आप? मैं साउथ इंडियन बना लेती हूँ, चाइनीज बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत इटालियन, और बाकी अपना बेसिक फूड, इंडियन फूड, ये सब मैं कुक कर लेती हूँ सर। अरे वाह। अच्छा, आप लोग कोई जो ये इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं गैजेट्स वगैरह, उसका भी कुछ इस्तेमाल करते हैं? हाँ सर, इनिशियल लेवल पे हम लोग करते हैं, गैजेट्स यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक में, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, माइक्रोवेव यूज करते हैं, नॉर्मली जनरली फ्रिज वगैरह तो अपने घर में सबके होते ही हैं। तो कोई इशू है ही नहीं उसमें तो। जी। और इंडक्शन यूज करते हैं सर। माइक्रोवेव भी टॉकिंग है पूरा मतलब? जी सर, टॉकिंग है सर। हमारे पास एंड्रॉइड बेस्ड टीवी है टॉकिंग, और कई गैजेट्स हैं जो टॉकिंग यूज करते हैं और नॉन टॉकिंग भी यूज करते हैं सर। फैमिली फंक्शंस में जब जाना होता है आप दोनों का, तो जनरली क्या माहौल रहता है? सर फैमिली फंक्शंस में तो माहौल थोड़ा नॉर्मल रहता है, वो चीज नहीं है कि 2 ब्लाइंड पर्सन आए या कुछ।
तो शायद हमें हमारे कॉन्फिडेंस को देखकर या हम लोगों को जिस तरीके से हम लोग जाते हैं, सबसे मिलते हैं, तो सब नॉर्मल हो चुके हैं कि हाँ ये अपने ही तरीके के लोग हैं, सबको भी कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो सर ऐसे अलग से उनका बिहेवियर नहीं रहता, नॉर्मल सर। हम भी इंजॉय करते हैं और लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। हमें कभी नहीं होने देते कि हम कोई डिसेबल पर्सन आए हैं या हमें कोई डिसेबिलिटी है। बहुत खूब, तो भी ठीक करते हैं सर। वेरी नाइस। अच्छा, एक हमारा सेगमेंट है सवाल एक जवाब अनेक। तो ननीता जी तैयार हो जाएं, पहले आपसे शुरू करते हैं। पीयूष जी का फेवरेट फूड बताइए। चूरमा दाल बाटी। आप बनाती हैं? हाँ सर, मैं बना लेती हूँ। अरे वाह, क्या बात है, राजस्थानी भोजन है, राजस्थानी फूड है जी, चलता ही है। अच्छा अच्छा, पीयूष की फेवरेट सिटी बताइए। सिटी? हैदराबाद। ओ, गए कभी आप दोनों? हाँ सर, हम कई बार गए हैं। अरे वाह, क्या बात है, हैदराबाद। इनकी मासी और मामा जी रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, जाना होता ही रहता है सर। और पीयूष का फेवरेट सॉन्ग? इनका फेवरेट सॉन्ग जो मैंने सिंग किया वही है, जब कोई बात बिगड़ जाए। अच्छा, बात बिगड़ने से याद आया, बात बिगड़ती है कि नहीं कभी भाई? खटपट होती है, नहीं होती है? बहुत बिगड़ती है सर। अच्छा, गुस्सा पीयूष को ज्यादा आता होगा मुझे लगता है। आपको ज्यादा आता है? टू बी फ्रैंक संदीप जी, गुस्सा तो मुझे ज्यादा आता है। मतलब इस हंसी के पीछे बहुत गुस्सा भी है। आता है, जो बहुत आता है, वैसे नॉर्मल। हमारे पीयूष भाई बिल्कुल कूल एकदम है। मुझे तो है ना, इनको बता सकते हैं पिछले 4 साल में कभी गुस्सा आया तो। अरे वाह, क्या बात है। वैसे गुस्सा आना नहीं चाहिए कभी। इनको भी आता है, बट मुझे ज्यादा आता है, ये कह सकती हूँ। लेकिन आना ही नहीं चाहिए। हाँ, इनको तो आना ही नहीं चाहिए ना सर। नहीं, आपको भी नहीं आना चाहिए। अब मैं तो सर, मेरा तो इमोशन है, तो मुझे तो आता। पीयूष भाई, अब आपकी बारी है। ननीता की फेवरेट फिल्म बताएं। टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब एक मुझे मूवी याद है, विवाह, इनको बहुत पसंद है। ओह, ननीता जी सही कह रहे हैं। सर, बिल्कुल कह रहे हैं, हम इसके सॉन्ग काफी सुनते हैं, मेरी फेवरेट मूवी रही है। और इसमें ये सॉन्ग पर आप इनको बिल्कुल भी शौक नहीं रहा है मूवी का। अच्छा, मेरा मूवी देखना कम हो गया है। अरे बाप रे बाप। अच्छा अच्छा, ननीता का फेवरेट कलर बता सकते हैं आप पीयूष भाई? वो तो आप सब गर्ल्स का, लेडीज का आपको पता है, एक ही कलर होता है। पिंक। और पिंक सिटी भी। और पिंक सिटी भी। अच्छा, चलिए एक थोड़ा सा टफ पूछते हैं आपको। फेवरेट 4 व्हीलर कौन सा है ननीता जी? वो तो बलेनो है। ओह, क्या बात है। क्या बात है। चलिए, बहुत खूब। ये आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे लगता है बहुत ही जबरदस्त है, और ये हमारे फ्रेंड्स को सीखने की जरूरत है, हमारे श्रोताओं को सीखने की, समझने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी में अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर सब कुछ आसान। बोलना चाहिए कि किसकी चॉइस पे इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलनी चाहिए। राइट। मैं उसी पर आ रहा था कि पीयूष भाई अब चलते चलते टाइम तो हो गया। आप दोनों से बातें करते करते पता नहीं कब 1 घंटा निकल गया। बहुत मजा आया। हाँ, चलते चलते बताएं जरा कि हमारे सुनने वालों को क्या मैसेज देंगे आज इस मौके पर। मेरा मैसेज तो संदीप जी देखिए यही होगा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ये गाना सुना था, पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, अगर वो था, ऐसा था कि लाइफ अगर तुम्हें दे बनाना तो उसे अपना लेना फटाफट। क्या बात है। हम लोग आज क्या है, बहुत सोचते हैं बहुत कि क्या होगा, कैसे करेंगे, पहले ऐसा क्यों हो गया, आगे क्या होगा। लोग मतलब जैसे मतलब कहते हैं ना कि अभी क्या है, क्या चल रहा है, इसको कैसे, इसमें कैसे जिए, उस पर ध्यान ही नहीं देते। मेरा तो मेरे दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सभी को मैं यही कहता हूँ, आप आज में रहो, खुश रहो। आप देखो आपके पास आसपास बहुत सी चीजें हैं जो आप करना चाहते हो, वो आपको आसपास ही मिलेंगी, बस हमें सही पॉइंट ऑफ व्यू या दृष्टिकोण जिसे कहते हैं उसे रखें और पॉजिटिव रहें। यही मेरा संदेश है सबके लिए। क्या जी ननीता जी, आपके पास तो बहुत कुछ है कहने के लिए। और मुझे लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, टू बी फ्रैंक, मुझे लगता है लाइफ में क्विक डिसीजंस लेने चाहिए। जिसमें आपको आज खुशी मिल रही है, बस वो कर डालो। कल की सोचने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर मुझे लगता है फ्यूचर पे वैसे भी अपना कंट्रोल नहीं है, तो जो होगा वो होगा। एग्जैक्टली। आज मैं खुश रहने में बिलीव करती हूँ। बहुत खूब। तो बहुत बहुत मजा आया आप दोनों से बात करके। थैंक यू सो मच आज टाइम देने के लिए।
और रेडियो मधुबन के इस प्रोग्राम में आने के लिए पीयूष जी और ननीता जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और रेडियो मधुबन के लिसनर्स का हमें भी बहुत अच्छा लगा, आपने हमें इनवाइट किया, हमें अपनी बात कहने का मौका मिला, इसके लिए सर थैंक यू सो मच। श्रोताओं, आज सुना आपने पीयूष जी को और ननीता जी को प्रोग्राम हमराही में। रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। अगले रविवार मिलूंगा आपसे एक बार फिर किसी और हमराही के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत संदीप त्रिवेदी को। नमस्कार।